ये देखो गाइस, मेरा दिवाली का घर ये है। ये बेकार लगाई है लाइट, मैंने ही लगाई है पर बेकार हो गई है। बारिश आई थी तो मैंने इस साइड से थोड़ा हटा दिया था, उस साइड से। अब ये यहाँ से बेकार हो गया। अब मेरे को इन सब में सबसे बढ़िया घर लगता है इनका, या फिर उस साइड तो किसी ने चला ही नहीं आज, पता नहीं क्यों। पर उधर एक घर है जो उनका बहुत अच्छा लगता है। आओ मैं अपने फेवरेट घर दिखाता हूँ आज, वेट करो। अब जो कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं वॉइस ओवर करूँगा। और ये देखो गाइस, मैं अपनी यहाँ की इतना रिच लोकेलिटी भी नहीं है, बट हाँ अच्छा घर है। बट घर देखो सर, सब लोग घर देखो, और क्या घर है यार ये। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इसीलिए बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही घर बनाओ। और हम अभी कहाँ पे हैं, और कंपेयर टू ये लोग जो लाइक एकदम, मैं इनका घर के बाहर से देख के बता सकता हूँ, बट इनकी फिनेंशियल कंडीशंस हमारे से फार बेटर है। ये घर देख रहे हो गाइस, ये वाला घर देख रहे हो, एक नंबर घर है यार वो। अपन को भी ऐसे ही घर चाहिए। मैं बस ये आपको घर दिखा रहा हूँ, लाइटिंग्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये देख रहे हो। और ऐसा ही घर हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा सर। और हम अभी क्या कर रहे हैं, इंस्टा फेसबुक वो चलाने से ये घर नहीं बनेंगे गाइस। रियलिटी है, देख रहे हो हर एक घर के बाहर इनोवा या फिर फॉर्चूनर ही खड़ी होती है। और बाकी हम ये बकचोदी करते हैं जो इंस्टा फेसबुक यूट्यूब, और अपनी ये 20-30 हज़ार की नौकरी जिसके एंड में आके 1 लाख रुपए मिल जाएगा, उससे नहीं बनते ये घर। ये लोगों का घर कम से कम 1 करोड़ से तो स्टार्टिंग है। लाइक अगर इतना अच्छा घर चाहिए तो गाइस आपको कुछ डिफरेंट ही करना पड़ेगा, और आपको कुछ सीखना पड़ेगा जो इन लोगों ने किया है। ये देख रहे हो, आपको लग रहा है आप अपनी नौकरी करके वाला घर बनाओगे? अगर लग रहा है वेरी गुड, ट्राई करो। पर मैं आपको बता दूं, ऐसा घर नहीं बनेगा। ये लोग हमारे से बहुत ऊपर है। और मैं उसी जगह आप दिखाता हूँ, ये देखो दिवाली का ही दिन है, वो वाली वीडियो घर के बाहर कोई नहीं था कंपेयर टू ये वाला घर। देखो ये वाली लोकेलिटी देखो सर, ये अपनी लोकेलिटी है। मैं अपनी फटी फूटी निक्कर में स्कूटी लेके निकला हूँ। ये देखो सर, एक मिनट रुको, आगे आगे दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हो, रोड भरा हुआ है, दुकानें खुली हुई है, दिवाली का दिन है। और ऐसी कोई मिठाई की दुकान नहीं है, नॉर्मल दुकान है एक कुरकुरे चिप्स की। लोग बाहर हैं साइकिल लेके, साइकिल ठीक कराने की दुकान खुली हुई है, नाई की दुकान खुली हुई है। लाइक सब काम पे है। इनको दिवाली नहीं बनानी होती, इनको छुट्टी की ज़रूरत नहीं है क्या? इनको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्या? ये सब चाहते हैं, बट इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इन्हें अप्रूव ही नहीं करती। तुम अपना कोई पर्सनल लाइफ रख सकते हो। आप मेरी बात समझो गाइस, आपको बहुत हमको हमको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अपने पेरेंट्स को इधर से निकालने के लिए, एक अच्छी लाइफ देने के लिए। और हम भी ऐसे ही घर बनाए। और ये देखो, अभी रात को पेंट कर रहे हैं लोग, और ये देखो सब लोग बाहर हैं, कहीं काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा। अब और ये वाली लोकेलिटी में आज कल से नहीं आया हूँ, मैं इस लोकेलिटी में पिछले 15 साल से 16 साल से मैं इस लोकेलिटी में आया हूँ। और पिछले 15 साल पहले कैसा था आज भी वैसा ही है। लगभग गड्ढा भी नहीं भरा गया है, गड्ढे से लेके सब कुछ वैसा ही है, कुछ डिफरेंट नहीं हुआ। इनकी लाइफ हमारी लाइफ
इधर से 1% इंक्रीज़ नहीं हुई। जो पहले लोकेलिटी दिखाई थी मैं वहाँ पे भी गया हूँ और उनकी लाइफ जितना बड़ा घर था उन्होंने 1% लेवल अप ही किया है, 1% उनका घर अच्छा ही हुआ है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ गाइस, मेहनत करो और पैसा कमाओ। अपनी ये 15,000 की 16,000 की नौकरी जो हम करते हैं उससे तो नहीं होगा, हमें डिफरेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। डोंट सेटल फॉर लेस। हमने भी मेहनत करी है, हमने बस वही, आपको क्या लग रहा है ये लोग मेहनत नहीं करते जो ये सामने खड़े हैं? ये लोग और जो वो वाला घर था पूरा पहले दिखाया था, वो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रुको आपको मैं आगे बताता हूँ, एक सेकेंड। हेलो। तो मैं क्या कह रहा था, आपको क्या लगता है जो वाले घर वाले लोग हैं उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी है, और जो बाहर खड़े हैं, जो लोग जिन्होंने दिवाली भी नहीं बना पा रहे हैं, दुकान में खड़े हैं, कम मेहनत की कमाई कर रहे हैं, उन लोगों ने कम मेहनत करी है? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक है बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें मेन फैक्टर है स्किल सेट, प्रॉपर गाइडेंस और करेक्ट प्लेस करेक्ट टाइम। ये होता है कि प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप और क्या हो सकता है, स्किल सेट जो प्रॉपर स्किल के जिसको पैसे मिले हैं उस लोगों को, इनको वो स्किल सेट नहीं थी, इनको जो स्किल सेट के जो पैसे मिले हैं वो इसीलिए यहाँ पे है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, मैं बस एक फिनेंशियली आपको एक वो बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पैसे वाले लोग हैं वो खुशी से रह रहे हैं और जो हम उदास रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जज नहीं कर रहा किसी को, मैं बस फिनेंशियली बात कर रहा हूँ, फिनेंशियली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाइस, मेंटरशिप कहाँ से ले? मैं किसी पैसे वाले बंदे को नहीं जानता, आगे जानूँगा या फिर किसी को जानूँगा जिसके पास सच्ची में नॉलेज है, उसको मैं वीडियोस में लेके आऊँगा आगे जाके। फ़िलहाल के लिए प्रॉपर मेंटरशिप अगर कोई बंदा नहीं दे सकता हमें, तो हम किससे लेंगे? बुक से। और मैंने बहुत सारी बुक को सर्च किया था और मेरे को लगा सबसे अच्छी बुक स्टार्ट करने के लिए ये वाली है, थिंक एंड ग्रो रिच। अपने को अपनी थिंकिंग से लेके अपने फिज़िकली ग्रोथ करनी है, हमें मेंटली ग्रोथ करनी है, हमें पर्सनैलिटी में ग्रोथ करनी है, और हमें कुछ अलग करना है हमें कुछ अलग करना है जिसके हमें पैसे मिले। मैं यहाँ पे हूँ और आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा इस चीज़ में। मैं पूरे रिसर्च करूँगा और आपको आके, इन शॉर्ट, आपको टाइम नहीं है कोई बात नहीं, आपको कुछ है, मैं बुक पढ़ के आऊँगा, उसके नोट्स बनाऊँगा और आपको आके उस नोट्स को आपको इधर आके बताऊँगा, मेन बताऊँगा, चैप्टर वाइज बताऊँगा। आज चैप्टर 1 थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 1 की बात करूँगा। तो चैप्टर 1 की बात करूँगा करने से पहले मेन बात कि एक कम्युनिटी बनाएंगे और साथ में ग्रो करेंगे। आप लोगों की सारी हेल्प करूँगा मैं ये पैसे बनाने की इस जर्नी में। खूब पैसा बनाएंगे गाइस, और अपनी फिनेंशियल कंडीशन को अच्छा ज़रूर करेंगे। लोग कहते हैं ना बुक पढ़ो, बुक पढ़ने, आज देख ही लेंगे कि बुक पढ़ने से कितना ही नॉलेज आएगा, और उसको कुछ आगे अप्लाई करेंगे और देखेंगे ये कुछ होता है नहीं होता है। ठीक है, थिंक एंड ग्रो रिच स्टार्ट करते हैं। मैंने इस चैप्टर में पहला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर का मेन बताता हूँ मैं आपको। इस बुक के हिसाब से ये कहना चाहता है कि, पहले इंग्लिश में बताता हूँ कि आवर थाट्स आर सो पावरफुल व्हेन मिक्स्ड विद पर्पस, परसिस्टेंस एंड बर्निंग डिज़ायर एंड रियलिटी। इस बुक के हिसाब से ये है कि अगर तुम अगर लाइफ में सच्ची में कुछ चाहते हो, तुमने उसके लिए हार्ड वर्क करा है, तुमने उसके लिए बार बार गलत होने पे फिर मेहनत करी है, और तुम्हारे अंदर से एक आग है उसे करने की, तो वो कुछ भी हो जाए वो सच ज़रूर होगा।
आप फिनेंशियली ले लो, मैं बस फिनेंशियली बोल रहा हूँ, और भी है, मेंटल हेल्थ है तुम्हारी, फिनेंशियल हेल्थ है तुम्हारी, या फिर तुम्हारी कुछ भी दिक्कत है लाइफ में, पर अगर तुम ज़िंदगी में चाहते हो, नॉलेज है या फिर कोई एग्ज़ाम है या फिर किसी भी चीज़ में तुम अगर ग्रोथ चाहते हो, तो अगर तुम रियली 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 अगर उसके लिए हार्ड वर्क करोगे और लगातार मेहनत करोगे उसके पीछे में, और बेशक कितनी भी मुश्किल की वो चीज़ ना हो, वो आपको गारंटेड मिलेगी, गारंटी है इस चीज़ की। इसमें से एक स्टोरी बताई गई है हमें पहले तो, बांस की स्टोरी बताई है। बांस बांस कौन था? बांस एक जो एडिसन है, एक साइंटिस्ट एडिसन, उसका एक मेन एसोसिएट था, उसका मेन एक वो था कि सेल्स पर्सन था उसका। तो ऐसा होता है कि एसोसिएट मतलब उसका जो वो था, पार्टनर था। तो बांस ऐसा बंदा था, एक नॉर्मल बंदा था, गरीब था, कुछ भी नहीं था उसके पास, और उसे एक दिन ऐसा लगा यार कि उसका एक ड्रीम था कि यार अगर मैं एडिसन, अगर उसका मैं एक एसोसिएट बन जाऊँ। एसोसिएट बनना उसका एक ड्रीम था, एडिसन का एसोसिएट बनना उसका ड्रीम था, पर वो ड्रीम उसे हासिल करने के लिए उस पर फिनेंशियली पैसे नहीं थे कि ट्रैवल करने के लिए, कि एडिसन के पास जाने तक उसको ट्रेन की टिकट खरीदनी पड़ेगी, पर ट्रेन की टिकट के पैसे उस पर नहीं थे। और दूसरी बात ये थी कि उस पर कोई प्रॉपर नॉलेज थी नहीं, जो एडिसन एक अपने इस जनरेशन, अपने जो प्रीवियस जनरेशन, उसके सबसे बड़े साइंटिस्टों में से एक बंदा था एडिसन। और एक नॉर्मल बंदे, हमारे जैसे बंदे, जैसे कि हम जा रहे हैं इलॉन मस्क से, भाई इलॉन मस्क पार्टनर बनना है, ऐसी बात हो जाए तो ऐसी बात हो जाएगी, तो वो जा रहा है कि उसे, उसका मन ये था कि वो करने के लिए। और बांस अपना भाई क्या कहते हैं, ट्रेन, वो बेशक ये हार मान सकता था, पर बांस एक ट्रेन में से छुपके से लगेजों के बीच में घुस के वहाँ गया एडिसन के, वहाँ पे जाके उसने एडिसन के सामने जाके चिल्ला के उसने बोला कि उसे उसे एसोसिएट बनना है, उसे ये बनना है। और उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि एडिसन ने उसे एक छोटी सी नौकरी पे रख भी लिया। उस टाइम का ऐसा था, पता नहीं, उसकी किस्मत अच्छी थी, एडिसन ने उसे एक एसोसिएट की नौकरी तो नहीं मिलती उसे, पर उसे एक छोटा सा सेल्स पर्सन है कि इसकी सेल्स कर दो, उसकी सेल्स कर दो, एक छोटी सी सेल्स की नौकरी थी, जिसमें उसे मिनिमम वेज मिलता था, सबसे कम जो पैसे होते थे 15,000 रुपये 16,000 रुपये की नौकरी में उसे रख लिया था वहाँ पे। तो एडिसन ने, तो उसका काम क्या होता था, एडिसन कुछ इन्वेंट कर रहा है, मार्केट में ला रहा है, अब हम लोगों को उसे बेचना है, लोगों से पिच करके बेचना है। तो आगे आगे ऐसा होता है, बांस के अंदर इतनी डिज़ायर थी कि वो ये भी करने के लिए रेडी था, और उसके हिसाब से his desire was so strong that he was willing to stake his entire future for a single turn of wheel in order to win। तो उसे इसके हिसाब से ये है कि वो ये वाली नौकरी अपनी पूरी ज़िंदगी करने के लिए रेडी था, कि बस वो एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि कब करेक्ट टाइम आएगा कि मैं उस पर चौका मारूं, और एसोसिएट मतलब कि तो जो एडिसन है उसको मेन पर्सन बन जाऊं, उसकी मतलब उस लेवल पे आया हूँ। बांस को वो वाला मौका मिलता ही नहीं है बहुत सालों तक, वो बस एसोसिएट या एक सेल्स पर्सन की नौकरी इधर से उधर वही करता रह जाता है। बांस को मौका मिलता है, बांस को मौका, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, टाइम हो रहा है। मैं बांस को मौका मिलता है काफ़ी महीनों बाद, एक सालों बाद एक मौका मिलता है, जिसमें एडिसन एक किस चीज़ का इन्वेंट करता है, वो एक एडीफोन इन्वेंट करता है, और लोग उसे बोल देते हैं कि उसके जो सेल्स पर्सन है, सारे लोग बोल देते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, ये बिकेगा नहीं, ये इतना अच्छा आइटम है नहीं कि जो बिक जाएगा। बांस, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो बांस को भी मान लेनी चाहिए थी, पर बांस को उस टाइम एक अपॉर्चुनिटी दिखी। हाँ, इस टाइम है जब एडिसन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा मन है, उस टाइम बांस ने जाके एडिसन से बात करी कि मैं इसे बेचूँगा, और उसने बेचा, और उसने इतनी अच्छे से बेचा कि पूरी यूएस की सेल्स पूरी जो थी वो बांस के अंडर ही थी, एडीफोन की, और एडीफोन की सारी सेल्स थी, और उसमें खूब पैसा कमाया बांस ने और एडिसन ने, जस्ट बिकॉज बांस बिलीव्ड एंड टुक द राइट
अपॉर्चुनिटी। तो इस बुक के हिसाब से ये थी, इससे सीख ये मिलती है कि अपॉर्चुनिटी हमेशा तुम जहाँ से चाहते हो वहाँ से नहीं आएगी। अपॉर्चुनिटी वहाँ से आएगी जहाँ से तुम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी बन पाएगी। अपॉर्चुनिटी वहीं से ही बनेगी। हमेशा ओपन रहना, हमेशा सतर्क रहना कि कहाँ से अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहाँ से है कि तुम उसको कैपिटलाइज कर सकते हो और फ़ायदा कर सकते हो अपना। दूसरी बात, इसमें ये बोला है कि बांस के इस स्टोरी से हमें ये भी पता लगता है कि अगर ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए और तुमने उसके लिए काम किया है तो वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। पैसा कमाना बांस का मेन एम नहीं था। मेन एम था कि एडिसन के पार्टनर बनना। और वहाँ जहाँ सारे लोग हार मान लेते हैं कि पैसा नहीं है ट्रेन की टिकट के, वहाँ लोग हार मान लेते हैं। बांस ने हार नहीं मानी थी, डिफाइनिंग ऑल ऑड्स। बस यही है। उधर दूसरी स्टोरी एक है 3 फीट फ्रॉम द गोल्ड। इसमें डार्बी करके एक बंदा है, गोल्ड माइन उसको शौक था कि गोल्ड ढूंढने का शौक था। बच्चा था, 18-20 साल की उम्र का था, 20 साल का भी नहीं था, थोड़ा एज उसकी मुझे करेक्ट याद नहीं है। डार्बी करके बंदा था, गोल्ड ढूंढने गया था। उसे गोल्ड मिली थी एक माइन में। एक उसने फावड़े से मारा, उसे दिखा हाँ भाई गोल्ड का और मिल गया। उसने क्या किया, ढक लिया उसे और उसके ऊपर मिट्टी, अपने पैरों के निशान मिटाए और चला गया घर। घर जाके उसने किए पैसे इकट्ठे और पैसे इकट्ठे करे और अपना भाई पहुंच गया बांस। सारे मशीनरीज, बांस कह रहा हूँ, डार्बी पहुंच गया सारे इक्विपमेंट्स लेके वहाँ पे। वहाँ गए तो उसने खुदाई चालू करी। उसने बहुत लोन लिया, मिलियंस और मिलियंस के उसने इक्विपमेंट्स करे थे, बड़े बड़े गोल्ड के ओर्स को माइन करने के लिए। और जब वो पहुँचा वहाँ पे तो उसको जो और मिला था गोल्ड का और ही था। और उसने पहले ही टाइम पे एक कार भर के गोल्ड वो को माइन किया और उसको जाके पैसे करा लिए उसके। अगर पहले उन्हें पैसे मिले, जो डार्बी है, डार्बी और उसका भाई है, एक अंकल है, अंकल थे, अंकल दोनों ने क्या कहते हैं, दोनों आए थे गोल्ड की वो करने के लिए, निकालने के लिए। तो इन दोनों ने क्या किया कि काफ़ी गोल्ड निकाला। और इनको बच्चे थे, उनके हिसाब से कैलकुलेशन ये थी कि अगर 3 कार भर के गोल्ड और चली जाए तो इनके सारे लोन चुक जाएंगे और बाकी जो पैसे आएंगे वो सब प्रॉफिट है। बट उनको एक कार ले गए थे बस, उसके बाद उनको वहाँ पे गोल्ड मिला ही नहीं। पूरा ढूंढा उन्होंने, गोल्ड था ही नहीं वहाँ पे। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे काम बंद करा दिया। उन्होंने बहुत खुदाई कराई, इधर उधर देखा, गोल्ड नहीं मिला, छोड़ दिया उन्होंने, चले गए। इन्होंने अपने इक्विपमेंट्स से लॉस में थे ये लोग, इक्विपमेंट्स गोल्ड के मशीनरी सब एक कबाड़ी वाले को बेच दिए। कबाड़ी वाले ने क्या किया कि उसने उसी जगह पे एक उसको बुलाया माइनिंग इंजीनियर को, और उसने जाके कैलकुलेट किया, उस जगह को इंस्पेक्ट किया और उसने बोला कि गोल्ड है इस जगह पे। और जहाँ पे इन्होंने खुदाई रोकी है, उस जो खुदाई रोकी थी उसके 3 फीट नीचे ही गोल्ड स्टार्ट है। और इन्होंने, जो कबाड़ी वाला है उसने खोद के देखा, उसे गोल्ड मिला और उस कबाड़ी वाले ने बहुत पैसे कमाए। पर डार्बी जो था उसने बस 3 फीट ऊपर ही अपनी खुदाई रोक दी। इस स्टोरी से डार्बी को क्या सीख मिली, हमें ये मिली कि परसिस्टेंस, मेहनत करते रहो और आपको वहाँ पे गोल्ड ज़रूर मिलेगा। दूसरी ये है कि आपने किसी एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं ली। किसी जो बंदा है जिसे पता है, आपने उससे कंसल्ट किए बिना ही अपना डिसीजन ले लिया, अपनी मेहनत अपनी रोक ली। अगर कबाड़ी वाला भी ऐसी था, अगर उसने भी अपना दिमाग नहीं लगाया था, कंसल्ट नहीं करता किसी प्रोफेशनल से, तो शायद कि गोल्ड आज भी किसी को नहीं मिलता। बट उसने अपना दिमाग यूज़ किया। पर डार्बी जिसने ये सब लोन लिए थे, उसने अपना दिमाग नहीं लगाया। उसने अपना दिमाग लगाया बट उसने ये नहीं सोचा कि किसी की एडवाइस लेना भी अच्छी बात होती है, इसने नहीं लिया। इससे ये है, देखो इसमें एक मोरल ये था, अ पर्सन विल, डार्बी की अच्छी स्टोरी, डार्बी ने खुद बताई है स्टोरी।
A person will meet with temporary defeat and failures. And the easiest and most logical thing to do is quit. Majority of them do. अगर लाइफ में कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी आए, लोग सबसे पहले काम छोड़ देते हैं जो वो कर रहे हैं। आप पढ़ाई भी हो, वो है, कभी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ अगर अगर कुछ भी साइड रखना हो, आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ सबसे पहले साइड कर दोगे। पढ़ाई है, जॉब है, या फिर बिजनेस है आपका, या फिर आपका मेंटल हेल्थ है, जो भी है आपकी प्रायोरिटी नंबर 1। आपकी जिम जाना है रोज़, या फिर जो है कोई दिक्कत है, पहले तो सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ को सबसे लास्ट में कर दो कोई। और यही करते हैं, आप नहीं हो, मेजॉरिटी ऑफ लोग यही करते हैं, यही होता है। और इसमें इस बुक में बहुत सारी अच्छी चीज़ है, बट चैप्टर 1 में कुछ मेन पॉइंट्स इसके बाद ये वाला है कि सक्सेस इज ओनली फाउंड व्हेन अ पर्सन गोज बियॉन्ड द एब्सोल्यूट हेल ऑफ फेलियर। आप जब सक्सेस के लिए ढूंढोगे, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, फेलियर्स ही मिल रहा है आपको लाइफ में, तो एक बात याद रखो, फेलियर्स आपको दिखेंगे। जब फेलियर्स दिखेंगे, जब एब्सोल्यूट फेलियर दिखेगा ना आपको कि यार इससे बुरा नहीं हो सकता है, उसके बाद भी आपको फेलियर ही दिखेगा। बट एक पॉइंट के बाद जब आपको लगेगा आप हार मान चुके हो, उसके बाद भी आप पुश करोगे, आपको सक्सेस उसके बाद ही दिखेगा। आपको फिनेंशियली इतने पैसे मिलेंगे, इतना पैसा है, आप किसी दिन इतनी फ्रीडम अचीव कर लोगे कि आपको बिलीव भी नहीं होगा कि यार भाई किसी के पास इतना पैसा होना लीगल है या नहीं है। और आप ये कर सकते हो अचीव इफ़ यू ट्रूली बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्रूली वर्क हार्ड फॉर इट। दूसरी बात ये है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, एनालाइज फ्रॉम देम। टाइम बहुत हो गया, मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। एंड द बेस्ट टीचिंग इज़ लाइफ इज़, अगर ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी दिक्कत आएंगी गाइस, और ये है आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई भी सिखा सकता है तो ये आप खुद ही हो जो अपने आप को सिखा सकते हो। और आपको क्या सीखना है कि आपकी जो प्रीवियस गलती है, आपने लाइफ में जो गलती करी है, उनमें से सीखो, उससे सीख लो और उससे अपना लाइफ लेसन बनाओ। वो अपने उसे एनालाइज करो अपनी गलतियों को और उस पर काम करो। आगे एवरेज में चलो गाइस, अभी बहुत टाइम हो रहा है, मैं आपको बस ये स्किप कर रहा हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें, आपको मैं मेन ये बता देता हूँ। इस फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में बस ये लिखा है, आई वॉन्ट इट एंड आई विल हैव इट। ये बोलता है फोर्ड का, हेनरी फोर्ड कहता है, उसे V8 इंजन बनाना होता है, और V8 इंजन उसके फोर्ड के सारे लोग मना कर देते हैं कि V8 इंजन नहीं बन सकता, क्योंकि फोर्ड चाहता था कि उसमें एक 8 सिलेंडर लगे हो एक ही ब्लॉक पे। मुझे इतना टेक्निकली नहीं जाना, वो कहता है कि एक ब्लॉक होता है जो इंजन होता है, उसी में 8 सिलेंडर लगाना है, और सारे डिज़ाइनर्स मना कर देते कि भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि 8 सिलेंडर तो लग ही नहीं सकते। तो इन फोर्ड ने बोला आई वॉन्ट इट एंड आई विल हैव इट। उन्होंने बोला तुम काम करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितना टाइम लग रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं, तुम इस पर काम करो, मुझे यही चाहिए। अगर फोर्ड में काम करना है तो तुम इसी में ही काम करोगे। लोग लग गए, 1 साल बाद फोर्ड पहुंचा, उन्होंने मना कर दिया कि भाई फोर्ड को बोल दिया कि हेनरी फोर्ड दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बट फोर्ड ने बोला इस पे ही काम करो और मुझे यही चाहिए V8 इंजन। और पता नहीं कैसे हो गया, 1-1.5 साल बाद हेनरी फोर्ड वालों का कॉल आता है कि भाई काम हो गया। उससे क्या पता लगता है आपको गाइस कि V8 इंजन फोर्ड ने ही बनाया, और उसी ग्रुप ने बनाया जिसने पहले उन्हें मना कर दिया था कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या लगता है, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट एंड कैप्टन ऑफ योर सोल बिकॉज यू कैन कंट्रोल योर थाट्स। ये है इसका मतलब, ये है कि अगर हेनरी फोर्ड अपने विजन पे इतना क्लियर था, उसे पता है कि उसको ये चाहिए, और उसे ये लॉ पता था कि अगर वो चाहता है और ट्रूली उस पर काम करेगा तो वो पॉसिबल होगी और पक्का होगी। बेशक इस दुनिया में किसी ने V8 पहले सुना भी नहीं हो, फोर्ड ने उसे मेंटली विजुलाइज किया था और उस पर उसने काम भी किया था जब किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। आप एक ही बंदे हो, आपको एक ही चीज़ का कंट्रोल है पूरी लाइफ में, वो है अपने ऊपर,
और उस कंट्रोल को कभी खोने मत दो। अपनी फ्यूचर आप खुद लिख सकते हो और आप खुद कर सकते हो। अपने ऊपर काम करो और अपने ऊपर कंट्रोल वापस लो। सब चीज़ों से दूर रहो, अपने ऊपर काम करो। बाय, सी यू सून।